आदाब नाज़रीन, इस सलाम में इस्तकबाल है आपका। आपके साथ मैं हूं शाज़िन निसार। वक्त हो चला है कश्मीर एक्सप्रेस का। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने साधा रियासती हुकूमत पर निशाना, कहा नौजवानों के खिलाफ है बीजेपी पीडीपी हुकूमत। ज़ीडिया कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे एनसी के सदर फारूक अब्दुल्ला हुई जज्बाती बातचीत के दौरान गाया राम भजन, कहा मसले कश्मीर का हल जरूर होगा। हाजीपुरा में मिलिटेंटों ने एसएसपी की गाड़ी पर किया हमला, बुलेट प्रूफ गाड़ी होने की वजह से बची जान, मिलिटेंट्स की तलाश जारी। बलहामा में हुई मुठभेड़ में मारे गए तीसरे मिलिटेंट की लाश बरामद, पाकिस्तान का रहने वाला है अबू हमास। एसएसपी इम्तियाज इस्माइल पर्रे ने दी जानकारी। चैत्र नवरात्रों को लेकर कटरा समेत पूरे जम्मू में सख्त हिफाजती इंतजामात, रंग बिरंगे फूलों से सजा मां वैष्णो देवी का दरबार। और सबसे पहले बात करेंगे सबसे बड़ी खबर की। जी हां, साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने एनसी हेडक्वार्टर पर नौजवानों से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत पर जमकर निशाना लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पीडीपी हुकूमत में नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने रियासती हुकूमत पर कुनबा परवरी का भी इल्जाम लगाया। साथ ही कहा कि नौजवानों के मौके छीने जा रहे हैं, उनकी सलाहियत को नजरअंदाज किया जा रहा है। रियासत में नौजवानों में क्वालिफिकेशन और सलाहियत की कमी नहीं है, लेकिन रियासती हुकूमत उनकी सलाहियत को रौंद रही है और कुछ मखसूस लोगों पर सरकार नजरे करम कर रही है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बेरोजगारी बढ़ रही है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं यासिर रेसी, एमएलसी पीडीपी हैं। इस्तकबाल करते हैं आपका। जी शुक्रिया। यासिर साहब, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बिल्कुल बिल्कुल जी। यासिर साहब, जिस तरह से ये बातें कही गई हैं उनको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? मैम, इसमें देखने के लिए बहुत अच्छी बात, अब समझ नहीं आ रहा कैसे हम शुरू करें। उमर अब्दुल्ला साहब के बयान को हम कैसे लें? यूथ मुखालिफ कौन है, किसकी सरकार रही है, ये अपने बाप से लेके आज तक देखे। सबसे पहले इसके बाप ने मकबूल भट्ट को फांसी देकर यूथ को दिखा दिया कि हम आपको कहां पर घसीट रहे हैं, जी पहुंचा रहे हैं। फिर इसने अफजल गुरु के इसके टाइम पे अफजल गुरु को जब इसने कंसेंट दे दी, नहीं इसको फांसी दे दीजिए सर्दियों में, आज बर्फ में दे दीजिए ताकि यूथ बाहर ना निकले। तो इसको यूथ का हमदर्द कब से बना ये और इसका घर ये समझ नहीं आ रहा है। यूथ मुखालिफ पॉलिसी जब से की है वो इसके घर ने की, इसके बाप ने की, इसने खुद की, इसके दादा ने की, इसके खानदान के यूथ, जम्मू कश्मीर के यूथ को बंदूक उठाने का जिम्मेदार ये है। तो ये सलाहुद्दीन को बंदूक उठाने का जिम्मेदार ये है और इसका घराना है जी। इसलिए इनको नहीं कहना चाहिए यूथ के बारे में, खासकर कश्मीर के यूथ के बारे में इनको कोई बात कहने का हक नहीं है। तो अब यासिर मलिक को पाकिस्तान भेजने वाला है, इनका घर है। अब्दुल गनी लोन को सेपरेटिज्म अपनाने वाले लोग ये हैं। इसके घर, इसके खानदान ने हमेशा यहाँ के यूथ को, इसके घर से, अगर जब क्रिकेट स्कैम आप ले लीजिए, जब चीफ मिनिस्टर रहा फारूक अब्दुल्ला, वो यूथ के क्रिकेट स्कैम में इसके बाप का हाथ है। तो ये कहाँ की बात, आप यूथ की बात करेंगे? इनका तो यूथ का तो हमदर्द रहे नहीं है। इसलिए मैं इनसे यह कह रहा हूँ कि ये यूथ को के बारे में बात ना करें। अगर यहाँ पर यूथ को किसी ने इज्जत दी, अगर यूथ इस वक्त भी आप देखेंगे, अगर यहाँ पर मेन स्ट्रीम में एक्टिव सबसे ज्यादा है, चाहे एमएलए है, चाहे मैंडेट दिया गया है, चाहे किसी भी फोरम में, या बाकी यूथ के बारे में बात की गई, रोजगार के बारे में, वो पीडीपी और बीजेपी के आज के दौर में है। और पहले जब पीडीपी और कांग्रेस का दौर था तब उस वक्त हुआ था। हमेशा पीडीपी का एक एजेंडा रहा है यूथ के लिए, यूथ के भविष्य ढूंढने के लिए, यूथ के लिए फायदे ढूंढने के लिए। लेकिन इनका, इसके घर का और इनका यूथ मुखालिफ सरगर्मी हमेशा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बढ़ते हैं आगे। जी मीडिया के प्रोग्राम जी इंडिया कॉन्क्लेव में शिरकत कर रहे फारूक अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती के बारे में कहा कि आज भले ही वो ना जाती हूं, लेकिन मिलिटेंट्स की मौत पर आंसू बहाने वो भी जाया करती थी। फौज लेकर हम कभी नहीं गए। महबूबा मुफ्ती तो कह रही थी वो बच्चे ही थोड़ी है,
AK-47 हाथ में लेकर टॉफी खरीदने जाते हैं क्या? वो बच्चे हैं। मगर महबूबा मुफ्ती भी तो इनके पास रोने जाती थी जब इनका मारा जाता था। वो भूल गई आप? तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं कि सत्ता आज तो नहीं में जाती हैं, सबज लगा के जाती थी उनके पास, रोती थी उनके पास। फारूक अब्दुल्ला सारी फौज लेके नहीं जा सकता था। जी हां, जी मीडिया के प्रोग्राम जी इंडिया कॉन्क्लेव में फारूक अब्दुल्ला ने पत्थरबाजों पर गोलमोल जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास वो ताकत नहीं है कि मैं पत्थरबाजों को धमका पाऊं। इन पत्थरबाजों को फारूक अब्दुल्ला धमका क्यों नहीं सकता है? फारूक अब्दुल्ला के पास वो ताकत नहीं है। पहले तो थी। नहीं, मेरे पास वो ताकत। पहले तो थी फारूक। मैं माफी मांगता हूं, मेरे पास वो ताकत नहीं है। पहले तो थी फारूक। मेरे पास वो ताकत नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पीओके को हम वापस नहीं ले सकते और न ही पाकिस्तान हमसे कोई हिस्सा ले सकता है। कश्मीर का पाकिस्तान से क्या लेना देना उमर साहब? माफ कीजिएगा फारूक। देखिए, एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। पर वो उनके बाप का तो नहीं है। और देखिए, है उनके पास वो है, पर वो उनके बाप का तो नहीं है। अब मैं ये नहीं कहूंगा किसका है या नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा। मगर मैं ये भी कहूंगा आपसे कि बेहतर है आप ये समझ जाएं कि हम उसे ले नहीं सकते। सर, वो हम उस गलतफहमी में मत रहें। हमारे मैप का हिस्सा हम है, उस गलतफहमी में मत है। रहें। और जो इस गलतफहमी में रहते हैं कि हम उसको ले सकेंगे, मैं उनसे साफ कहना चाहता हूं, न हम उनका हिस्सा ले सकते हैं, न वो हमारा हिस्सा ले सकते हैं। हमें सेटल करना पड़ेगा ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल। जहां हम उनके अंदर हैं, हमें वापस आना पड़ेगा, और जहां वो हमारे अंदर हैं, उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तो सेटल कैसे होगा? होगा कैसे? कैसे नहीं, बातचीत से होगा। वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक सीएम और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला जी मीडिया के प्रोग्राम जी इंडिया कॉन्क्लेव में जज्बाती हो गए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, मैं मुसलमान हूं पर ना जाने क्यों मुझे राम से बहुत लगाव है। प्रोग्राम में फारूक ने एक राम भजन भी गुनगुनाया। अगर कि मैं मुसलमान हूं, पता नहीं मुझे राम से क्यों इतना लगाव है। मुझे याद आता है जब बनवास गए तो एक झील पार करनी थी, तो वहां पे जो नाव चलाने वाला था, तो जब वहां उसके पास पहुंचे तो उनने उससे कहा मेरे पास देने को कुछ नहीं है। कहने लगा, भगवान जब मुझे वो पुल पार करना होगा जन्नत का, तो मेरा हाथ थाम लीजिएगा। अरे भाई लोगों, काहे को फर्क करते हो इंसान और इंसान में? मोरे राम, मोरे राम, मोरे राम, किस गली गयो मोर राम, किस गली गयो मोर राम, मोरांगन मोरांगन सुना सुना, किस गली गयो मोर राम। बढ़ते हैं आगे। जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। रियासती पुलिस ने उन 5 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने पुलिसकर्मी को मारकर उनसे हथियार छीनकर फरार हो गए थे। वाज़ेह हो कि बडगाम के चरार शरीफ इलाके में मुश्तबा शख्सों ने पुलिस एहलकार पर हमला कर उन्हें जान से मार दिया था और उनके हथियार लूटकर फरार हो गए थे। जी हां, तो आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। रियासती पुलिस ने उन 5 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है जिन्होंने पुलिस एहलकार को मारकर
उनसे हथियार छीन लिए थे और फरार हो गए थे। वाज़ेह हो कि बडगाम के चरार शरीफ इलाके में मुश्तबा शख्स ने पुलिस एहलकार पर हमला कर उन्हें जान से मार दिया था और उनकी हथियार जो है वो लूट कर फरार हो गए थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं सर तजम्मुल, आपके पास ताजा जानकारी से जुड़ी हुई क्या कुछ है? देखिए, ये 25 जनवरी 2018 को मिलिटेंटों का एक ग्रुप था जिसने सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल श्री कुलतर सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस 13 बटालियन का गार्ड था और चार शरीफ की जियारत से वहां पे तैनात था, उससे नजदीक से गोलियां चलाई जो जख्मी हुआ, बाद में जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। इतने पुलिस ने एक FIR 6/2018 दर्ज किया था, जिसके बाद पुलिस स्टेशन चार शरीफ ने एक केस 120 B 302 392 RPC 727 आर्म्स एक्ट 1618 अनलॉफुल एक्टिविटीज के लिए बुक किया। उसके बाद तहकीकात से ये रिवील हुआ कि उमर फारूक, जो कि पुलवामा जिला का है, अपने 5 साथियों समेत शाहिद अहमद, शाहिद खुर्शीद, इमरान फैरोज, जो कि सारे पुलवामा जिले के हैं, जबकि मुदस्सिर अहमद वानी और तौहीद अहमद रासर, जिसका ताल्लुक पोर से बताया जाता है, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी तैयार की थी और एक हथियार छीनने की कोशिश की थी। जिसके बाद इस कॉन्स्पिरेसी को, इस साजिश को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने चार शरीफ में एक पुलिस वाले को वहां पर न सिर्फ उसके खिलाफ गोलियां चलवाई बल्कि हिलाक भी किया। जिसके बाद वो गाड़ी भी सीज की गई जिस गाड़ी का इस्तेमाल इस पुलिस जवान से हथियार छीनने की कोशिश के लिए किया गया था। जिसके बाद तमाम जो ये 5 लड़के हैं इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और तहकीकात से पता चला है कि शाहिद अहमद ने जैश ए मोहम्मद ज्वाइन किया था और बाकी तहकीकात जो अभी जारी है, जो उसके आती है, आया उन्होंने इस तहकीकात कॉन्स्पिरेसी रचाने में उनका कितना साथ दिया। आपको याद होगा कि इसमें कांस्टेबल हिलाक हुआ था और हथियार छीनने की कोशिश भी की गई थी। जी तजम्मुल, अब जब 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है तो अब इन पर किस तरह का एक्शन हो रहा है? देखिए, दफात मैंने आपको बताया कि पुलिस स्टेशन चार शरीफ में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद तहकीकात चली और एक बड़ी कामयाबी जनवरी से अभी मार्च शुरू हो चुका है, जिसमें 2 महीने के अंदर इतनी बड़ी जिस तरह से तेजी के साथ इस केस को आगे बढ़ाया गया। अब चूंकि पुलिस ने ये रिवील किया, चूंकि अब कोर्ट साबित करेगा क्या पुलिस का जो इस वक्त डोजियर तैयार किया गया है वो सही या नहीं, लेकिन उन्हें बताया गया कि जैश मोहम्मद का नेटवर्क इन्होंने ज्वाइन किया था, जिसके बाद हथियार छीनने की कोशिश की गई थी। अब चूंकि कोर्ट जो है वो वहां पे बुकला इस पर बहस करेंगे, लेकिन कुल मिलाकर देखें जो हथियार छीनने की कोशिश की गई थी, जिसमें पुलिस ने आज ऐलान किया कि 5 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई, एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वीर की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। वहीं शोपियां के हाजीपुरा में मिलिटेंट्स ने पुलिस के SSP की गाड़ी को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और ग्रेनेड से भी हमला किया। बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार होने की वजह से SSP की जान बच गई। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमलावर मौके से भागने में कामयाब हो गए। फिलहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। उधर श्रीनगर के बाहरी इलाके खानमोह के बलहामा में हुई मुठभेड़ में मारे गए तीसरे मिलिटेंट की लाश बरामद हो गई है। इसकी जानकारी श्रीनगर के SSP इम्तियाज इस्माइल पर्रे ने दी। उन्होंने बताया कि आज सुबह मलबे से तीसरे मिलिटेंट की लाश मिली है, जो कि पाकिस्तानी मिलिटेंट अबू हमास है। उन्होंने बताया कि इस बात का खदशा था कि कहीं मौका वारदात पर कोई विस्फोट न हो और यही वजह थी कि सैनिटाइजेशन में वक्त लग गया। पुलिस अफसरान ने बताया कि पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है और शाम तक काम पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि मुठभेड़ जुमेरात को उस वक्त शुरू हुई जब कुछ मिलिटेंटों ने बीजेपी लीडर की सिक्योरिटी फोर्स से बंदूक छीनकर कोशिश की थी। जैसे ही सिक्योरिटी की टीम मौके पर पहुंची तो छुपे हुए मिलिटेंटों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। मुठभेड़ की जगह से 2 मिलिटेंटों की लाश जुमेरात को ही बरामद कर ली गई थी। जी हां, श्रीनगर के बाहरी इलाके खानमोह के बलहामा में हुई मुठभेड़ में मारे गए तीसरे मिलिटेंट की लाश जो है वो बरामद हो गई है। इसकी जानकारी श्रीनगर के SSP इम्तियाज इस्माइल पर्रे ने दी है और इसी खबर पर एक बार फिर से सैयद तजम्मुल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ताजा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे तजम्मुल। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से अनवर खान जो कि भारतीय जनता पार्टी का सीनियर लीडर, उस पर कातिलाना हमला हुआ था, राइफल छीनने की कोशिश की गई थी और बाद में जो इनकाउंटर में तब्दील हुआ सारा केस, उसके बाद एक लाश मिली है जिसकी तहकीकात
करने के बाद ये पता गया कि ये पाकिस्तानी शहरी है और मलबे से जो लाश बरामद की गई है। लेकिन उसके बाद चूंकि इस इनकाउंटर के दौरान 2 लोकल मिलिटेंट और जो तीसरी लाश थी उसके बारे में लगातार लोग मुतालबा कर रहे थे कि आया किसकी है और कैसे देखी गई। लेकिन पुलिस ने आज दावा किया कि ये पाकिस्तान का शहरी है और एलईटी के लिए काम कर रहा था। इसको इस इनकाउंटर में मारा जा चुका है। इस इनकाउंटर में आपको याद होगा कि SHO पांता चौक जख्मी हुए थे और उसके साथ में सिक्योरिटी फोर्स के कुछ जवान जख्मी हुए थे, जो बाद में इलाज मुआवजा करने के बाद वापस अपनी अपनी ड्यूटियों पर पहुंच गए। लेकिन तहकीकात से साफ तौर पर जाहिर हुआ कि इन इलाकों में जहां पहले से खर्चा था कि मिलिटेंटों की तादाद जो है अच्छी खासी तादाद इस इलाके में देखी गई है कई बार, लेकिन उसके बाद सारा मामला जो था वो अनवर खान के उस हमले के बाद सामने आया, जिसमें पुलिस ने बिलाखिर ये तहकीकात पाई और देखा कि इस इलाके में जो मिलिटेंटों की मूवमेंट देखी गई उनका निशाना न सिर्फ अनवर खान भारतीय जनता पार्टी का लीडर था, बल्कि कई एक वहां से चूंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के बड़े बड़े कैंप भी वहां पे मौजूद हैं और कई सियासी लीडरान के घर भी मौजूद हैं। और पुलिस ने या श्रीनगर ने बताया कि ये जो कार्रवाई हुई है ये बहुत सही टाइम पे हुई, नहीं तो शायद इसके और भी खतरनाक नताइज बरामद हो सकते थे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना रखें, आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। श्रीनगर में वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने इंटरनेशनल बार सेलर मीट का आगाज किया। इस मौके पर वजीर सेहत आसिया नक्काश, RNP के वजीर नईम अख्तर और सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने शिरकत की। वहीं दूसरी जानिब इस मीट में कई बैनुल अक़वामी ताजिर भी शामिल हुए। इस मौके पर वजीर आला ने कहा कि मरकज तिजारत का एक ऐसा दरवाजा है जहां से रियासत के कारोबार में इजाफा हो सकता है। CM ने मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि तिजारत के जरिए हम रियासत में दूसरे लोगों को जोड़ सकते हैं। CM ने कहा कि एक नई शुरुआत होगी। स्ट्रेटेजिक लोकेशन जम्मू कश्मीर की है, उसमें हमेशा सेंट्रल एशिया और जो साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया का बहुत ही हमारा आपस में बहुत ही क्लोज कनेक्शंस रहे हैं। हमारी जो कल्चर है, हमारा क्राफ्ट है, हमारा क्यूजीन है, सारा वहाँ से उससे असरअंदाज रहा है। तो मुफ्ती साहब का ये ख्वाब था कि जो जम्मू कश्मीर का जो गेटवे ऑफ सेंट्रल एशिया माना जाता था, जिसमें सिल्क रूट की एक अपनी एक पहचान है, तो जम्मू कश्मीर को हर तरफ से खोल के दोबारा से हम अपने वो जो हमारे कल्चरल टाइज हैं, हमारे दूसरे जो टाइज रहे हैं बाहर की दुनिया के साथ, उसको जोड़े हैं। आज मुझे खुशी है टर्की से, सेंट्रल एशिया से बायर्स आए हैं जो हमारा जो क्राफ्ट्स हैं, बाकी जो हमारी चीजें हैं उनको खरीदने के लिए, उनको देखने के लिए। वहीं बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव रियासत के 2 रोजा दौरे के बाद दिल्ली लौट आए। बीजेपी और PDP के बीच सियासी खींचतान की खबरों के बाद राम माधव ने CM महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की थी। जम्मू कश्मीर में सरकार के वजीर खजाना ओहदे से हसीब द्राबो को हटाए जाने के बाद से ही PDP बीजेपी इत्तेहाद पर सवाल उठने लगे थे। लेकिन बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने सहाफियों से बात के दौरान साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी और PDP के बीच किसी भी तरह का इख्तलाफ नहीं है। नहीं, हमारा समय समय पर विधायक और मंत्रियों के साथ बैठने की सिलसिला हमारा चलती है। आज हम एक बार बैठे हैं क्योंकि 3 साल पूरा हुआ हमारे सरकार का, तो एक यू कैन से मिड टर्म एक रिव्यू हमने किया है और अच्छा काम जम्मू में हुआ 3 साल में, इसका भी चर्चा हुई है। उधर रियासत के देही तरक्कियात और पंचायती राज वजीर अब्दुल हक खान ने कुपवाड़ा जिले के दूर दराज के कई इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने थाइन, कालारूस और पियरपुरा इलाके में आवामी दरबार लगाया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की परेशानियों को सुना जा सके। इस दौरान लोगों ने उनसे अपनी परेशानियां सुनाई। उन्होंने इंतजामिया के अफसरान से आम लोगों को पेश आ रही परेशानियों को दूर करने के लिए जल्द से जल्द इकदाम उठाने की हिदायत दी। वहीं रियासत के वजीर ज़राअत गुलाम नबी हुंजरा ने दिल्ली में कृषि उन्नति किसान मेले में शिरकत की। खेती की नई टेक्नोलॉजी के तय किसानों को बेदार करने के मकसद से कृषि उन्नति मेला में 800 से ज्यादा स्टॉल लगाए गए हैं। मेले में किसानों को फसलों की पैदावार में इजाफे के साथ साथ साल 2022 तक आमदनी दोगुनी करने के टिप्स भी दिए गए। वाज़ेह हो कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मेले में शिरकत कर खिताब किया था।
वहीं गांदरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से पार्टी कारकुनान के साथ मीटिंग का एहतमाम किया गया। ये मीटिंग गांदरबल एमएलए अशफाक जब्बार की सदारत में हुई। इस दौरान एमएलए ने मौजूदा हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये हुकूमत हर मरहले पर नाकाम साबित हुई है। साथ ही आजकल जो सियासी माहौल चल रहा है उसके हिसाब से कभी भी इलेक्शन हो सकता है, इसलिए कारकुनों को चाहिए कि अपनी ओर से तैयारी पूरी रखें और इंतखाबात के लिए तैयार रहें। क्योंकि जो नाकामियाँ हो रही है हर लिहाज पे, हर स्टेज पे, और जो बड़े बड़े स्कैंडल्स, बड़े बड़े जो अभी रोनुमा हो रहे हैं, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती है। और हम अवामी एक प्रीमियर पार्टी होने के बहैसियत जम्मू कश्मीर के हमें हर पहलू को नज़र रखते हुए आगे की स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। इसलिए हमने आज अपने वर्कर्स को यहाँ दावत दी थी और उनके साथ जो तबादला ख्याल किया गया। तो वहीं आरएसएस की जम्मू कश्मीर यूनिट गैर कानूनी तौर पर रहने वाले रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की शिनाख्त करने का मुतालबा किया। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते हुए आरएसएस के रियासती सदर रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुचेत सिंह ने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी सिक्योरिटी को खतरा है, जितना जल्दी हो इन पर एक्शन लिया जाना चाहिए। ये जो रोहिंग्या का मसला है, मैं तो यही कहूँगा कि भाई पूरे समाज को इकट्ठा होना चाहिए और अपनी जो सरकार है इसको उनको चिन्हित करके उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वापस भेजा जाए उनके देश में। वो बाहर से आए हैं, वो हमारे लोगों का हक यहाँ पे मार रहे हैं, इसलिए उनको यहाँ क्यों रखा जाए। उनको जितना जल्दी जम्मू कश्मीर से बाहर भेजा जाए इतना अच्छा होगा। और इसी के साथ यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर में लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पार्टी में शामिल होने वाले नए मेंबर्स का इस्तकबाल किया गया। प्रोग्राम के दौरान पार्टी स्पोक्स पर्सन संजय सराफ ने रियासत के तमाम मुद्दों पर इजहार ख्याल किया। जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल के चलते क्या डायलॉग इस वक्त इनिशिएट किया जा सकता है और किन लोगों के साथ किया जाना चाहिए। एक कोशिश की गई कि सईद अली शाह गिलानी के घर पे एजेंसी के कुछ अफसर भेजे गए थे, जिसके बाद गिलानी का स्टेटमेंट आया कि बातचीत का अमल जो है वो असरदार नहीं होगा। संजय सराफ हमारे साथ मौजूद हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के कौमी सदर हैं। आपसे बात करेंगे जनाब। पहले डायलॉग जो है वो किस तरह से रिस्टार्ट किया जाना चाहिए और ये जो कोशिश की गई आप किस तरह से देखते हैं। देखिए, अच्छी कोशिश है, इनिशिएटिव अगर लिया गया है तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। बट आई फील कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थोड़ा सा खुले दिल और खुले दिमाग से निकलना चाहिए। इसमें क्रेडिबल लीडर्स जो है, इन स्पाइट ऑफ सेंडिंग ब्यूरोक्रेट्स, उनको क्रेडिबल पॉलिटिकल लीडर्स को भेजे, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल लीडर होता है वो दिल से काम करता है। तो यहाँ पर दिल से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी सेंसिटिव इशू है। J&K का जो सेंसिटिव इशू है, इस सेंसिटिव इशू को आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग प्रोसेस के माध्यम से इसको सोल्यूशन पर लाने के लिए, एक पीस प्रोसेस यहाँ क्रिएट करने के लिए डायलॉग ही एक सोल्यूशन है। सर, अब साहब एक कोशिश की गई थी दिनेश्वर शर्मा के बाद, अब एक और कोशिश की। आप क्या मानते हैं कि क्या बेहतर किया जाना चाहिए ताकि मसला जो है उसको एड्रेस किया जा सकता है? नहीं, देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर एक सीरियसनेस दिखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कि पहले उन्होंने दिनेश्वर शर्मा जी को भेजा, उसके माध्यम से कोशिश की, अब और एक को भेज रहे हैं। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि ऑलरेडी हम लोग जब पहले बातचीत यहाँ पर कर रहे थे तो उस टाइम हम लोगों के यहाँ से पॉलिटिकल लीडर्स आते थे। तो पॉलिटिकल लीडर को अगर भेजा जाएगा तो मेरे को लगता है कि जो हमारे यहाँ सीनियर, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर आए थे ऑल पार्टी डेलीगेशन की सूरत में, उनसे तो इनकार किया गया मिलने से। अब किस लीडर से आप तवक्को करते हैं कि बातचीत का अमल शुरू किया जा सके? अब आप एक इनकार को हर वक्त इनकार क्यों रखते हैं? वो इनकार इकरार में भी चेंज हो जाता है। उस टाइम का एक माहौल अलग था, फ्यूचर में अलग माहौल हो जाएगा। जिनके साथ मिलना है, जिनको मिलना है, जिनको कश्मीर की पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए डायलॉग प्रोसेस में आना है, उन लोगों का दिल बहुत बड़ा है। उनको भी पता है कि टेबल पर आने के बाद ही सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। वो डायलॉग प्रोसेस को इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हुआ है तो वो उसको एक कदम यहाँ से भी बढ़े, जिससे हमारा वहाँ का भी सिस्टम सेटल हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ से जो तजवीज़ रखी गई है कि डायलॉग प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए उन्हीं लोगों के साथ बातचीत की जाए जो वाकई स्टेक होल्डर्स हैं।
बढ़ते हैं आगे। जम्मू में 2 रोजा कश्मीरी पंडित फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। इस फेस्टिवल में जहां लजीज पकवानों का जायका था तो मौसीकी की शानदार शाम। उधर फनकारों की आवाज ने लोगों को एंटरटेन किया। इधर लोगों ने कश्मीरी पंडितों की रिवायती डिशेस को चखा। एक तो ये टूरिज्म प्रमोशन के लिए हम कर रहे हैं, दूसरा जो हमारा एथनिक फूड है कश्मीर का, ये बहुत ही हमारा कल्चरल हेरिटेज है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कश्मीरी खाना। और ये जो है ये बिल्कुल कश्मीरी खाना है, लेकिन ये कश्मीरी पंडित खाते थे। तो कश्मीरी पंडित्स के माइग्रेशन के बाद इन्होंने 12 प्रिजर्व करके रखा है। तो हमने ये सोचा जम्मू में ये फेस्टिवल करके एक तो ये रिवाइव होगा इनका खाना भी, और यहाँ के लोग जो जम्मू के लोग हैं जिन्होंने नहीं खाया हो वो लुत्फ़अंदोज़ होंगे, और टूरिज्म का प्रमोशन भी होगा। और यहाँ से हम आपके माध्यम से ये गुजारिश भी करेंगे सारे मुल्क के लोगों से कि आप आ जाएं जम्मू कश्मीर में। वहीं पटन के गवर्नमेंट हाई स्कूल निल्ला में सैकड़ों तलबा ने प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा लिया। बच्चों के बीच पटन के तहसीलदार भी मौजूद रहे, जिन्होंने बच्चों को प्लांटेशन से होने वाले फायदे समझाए। जैसे कि आप सबको पता है आज एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है। हमें बहुत ही अच्छी तरह से एनवायरनमेंट की नज़र रखनी चाहिए। आज यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। हम सबको ये चाहिए हम सारे पेड़ पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि जहाँ से हम एक पेड़ पौधा काटते हैं वहाँ पर हमें 10 पेड़ पौधे लगाने की कोशिश करनी चाहिए। आज यहाँ पे हाई स्कूल नीला पालपुरा जो पटन में है, यहाँ इन्होंने एक प्लांटेशन ड्राइव रखा है। अच्छी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इस स्कूल की, जिसमें ये प्लांटेशन ड्राइव आज रखा उन्होंने। सब बच्चों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट द लोकल्स आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस। द मैसेज विद रिगार्ड टू दिस प्लांटेशन ड्राइव इज़ के हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, उससे हम लोगों का जो एनवायरनमेंट है, खुश्कसाली है वगैरह है, वो सब हम लोग उससे हम बच जाएंगे। तो वहीं इतवार से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र को लेकर वैष्णो देवी धाम समेत कटरा में हिफाजती बंदोबस्तों को और सख्त कर दिया गया है। हर साल की तरह इस साल भी वेल्ट फोर्स के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। पुलिस और इंतजामिया ने भी अपनी सतह पर तैयारियां पूरी कर ली है। J&K पुलिस ने बताया कि लोग J&K पुलिस ऐप पर भी शिकायतें और परेशानियां दर्ज करा सकते हैं। उनकी पूरी मदद यहाँ पर की जाएगी। जैसे कि आप जानते हैं कि हर वर्ष की तरह इस साल भी नवरात्रों की भीड़ को और यात्रियों की सुरक्षा के लिए हमने कड़े बंदोबस्त किए हैं, जिसमें J&K पुलिस, CRPF, आर्मी जो है सब फोर्सेस अपना अपना रोल प्ले कर रही हैं। और कटरा में एक परमानेंट सिक्योरिटी ग्रिड है, उसको हमें एनहेंस किया गया है और एडिशनल फोर्सेस हमने डिप्लॉय की हैं नवरात्रों के दौरान। और यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ हमने यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा है, जिसमें J&K पुलिस ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कटरा पुलिस करके, जिसमें सभी यात्री लोग जो हैं उस पर मोबाइल ऐप का जो है सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं और किसी भी किस्म की कंप्लेंट और किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐप के जरिए ले सकते हैं। तो वहीं जम्मू में 22 मार्च से 8वें थिएटर ओलंपिक्स का एहतमाम किया जाएगा। इस थिएटर ओलंपिक्स का एहतमाम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के जरिए किया जा रहा है, जिसकी जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई है। उन्होंने बताया कि ये फेस्टिवल 1 अप्रैल तक चलेगा और इसमें 11 परफॉर्मेंसेज होंगी, जो कि जम्मू के अभिनव थिएटर में अमल में लाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि फेस्टिवल के दौरान मुल्क के कई और रियासतों में भी थिएटर कलाकार हिस्सा लेंगे। फेस्टिवल का इख्तिताम मुंबई में होगा। ये थिएटर ओलंपिक्स जो है इस बार भारत में पहली बार हो रहा है। इससे पहले ये 7 बार वर्ल्ड वाइड हो चुका है अलग अलग देशों में। तो इस बार जो हमको ये अपॉर्चुनिटी मिली है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है थिएटर ओलंपिक के नाम से, ये हर साल एक नए देश में अपना इस फेस्टिवल को अरेंज करते हैं। तो इस साल ये हमारा इंडिया का सौभाग्य है कि ये हमारे देश में हो रहा है। अब इसमें हमारा एक वेन्यू जम्मू भी है और पैरेलली ये 16 शहरों में पैरेलल चल रहा है, मतलब 16 शहरों में ये फेस्टिवल दस्तक दे रहा है। इसका जो मेन फंक्शन है वो ओपनिंग जो हुई वो दिल्ली में हुई और इसकी जो क्लोजिंग है वो मुंबई में हो रही है। उधर स्वच्छ भारत मिशन को लेकर उधमपुर जिले में चलाए जा रहे खुले में टॉयलेट फ्री बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के हुक्म पर फिशरीज डिपार्टमेंट की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया जा रहा है, जिसमें गांव में घर घर जाकर लोगों को खुले में टॉयलेट न करने की सलाह दी गई, जिसमें मकामी लोगों ने भी महकमा
महकमे के मुलाजमीन का साथ दिया। बता दें कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर उधमपुर रविंद्र कुमार ने एक अहद लिया है कि उधमपुर जिले को खुले में टॉयलेट फ्री बनाना है। वहीं तनमर्ग के चांदीलोरा इलाके के तेरान चौक रूट पर गंदगी के सबब लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ये गंदगी मार्केट के कुछ दुकानदारों की वजह से फैल रही है। गंदगी के ढेर पे आवारा कुत्तों का जमावड़ा लग जाता है, जिसके सबब मकामी लोगों और स्कूल जाने वाले बच्चों को मुश्किलें होती हैं। इस मौके पर मकामियों ने कहा कि हम एसडीएम गुलमर्ग से अपील करते हैं कि गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ एक्शन ले, ताकि हम मुश्किलों से छुटकारा पा सकें। हमें बहुत दिक्कत होती है। हमारे पीछे इधर इतने कुत्ते हैं कि हमारे पीछे दौड़ते हैं, क्योंकि हम स्कूल नहीं आ सकते। स्कूल आने के लिए हमें पेनट साथ लाना पड़ता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इसलिए जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई करें। यहाँ से सर प्रॉब्लम ये है कि जो भी मार्केट का ये जो मटेरियल निकलता है, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है, वो सारा यहाँ डिस्पोज हो रहा है। अगर आप यहाँ अपना कैमरा घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ जो कुत्ते आ रहे हैं, आवारा कुत्तों के जो ये बन गया है, आमाजगा बन गया है। तो वहीं श्रीनगर के सोनवार इलाके में मौजूद पोस्ट ऑफिस को बंद कर दिया गया है। ये पोस्ट ऑफिस कई सालों से इलाके में चल रहा था और इसका फायदा आसपास के लोगों को मिल रहा था, बल्कि आर्मी के जवान भी इस पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब आज पोस्ट ऑफिस में सुबह लोग आए तो वो पोस्ट ऑफिस को बंद देखकर हैरान हो गए। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे सैयद तजम्मुल ने खास बातचीत की। श्रीनगर के बटवारा इलाके में ये जो पोस्ट ऑफिस का जो बिल्डिंग है, इसको बंद कर दिया गया। आप देख पाएंगे, फारूक आपको दाएं तरफ लेके चलेगा, जहां से आप देखेंगे कि ये जो रेड कलर की जो बिल्डिंग है, रेड एंड व्हाइट कलर की जो बिल्डिंग, इसमें पोस्ट ऑफिस का जो स्टाफ था, यहाँ का लोकल स्टाफ था, वो यहाँ के लोगों के काम करता था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने सिक्योरिटी खदशात के मद्देनजर या किसी चीज के मद्देनजर इसको शिफ्ट किया गया। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो सुबह सुबह यहाँ पोस्ट ऑफिस आए हुए थे। आपका नाम? रुखसान जी, कहाँ से आप? बटवारा से। आप यहाँ आई थी किस सिलसिले में? अपना काम करना था। तो क्या यहाँ पे उन्होंने कहा? यहाँ बंद इन लोगों ने रखा है। तो कितने मुश्किलात होंगे आप लोग? बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल हो रही है। क्योंकि कहते हैं कि इसको सेंट्रल ऑफिस पोलो ग्राउंड के साथ शिफ्ट किया गया, मुंसलिक किया गया। यहाँ के लोगों को कितना नुकसान होगा? बहुत ज्यादा। यहाँ तो हमें 2 कदम थे आने में, मगर हमें बहुत मुश्किल होगा। तो आपकी तरफ आना चाहेंगे, एक ऑफिशियल हमारे साथ मौजूद, अपना नाम बताएं। मेरा नाम है महाराज कृष्ण भट्ट, मैं पोस्ट मास्टर बटवारा पोस्ट ऑफिस में हूँ जी। मैं यहाँ पिछले 4 साल से काम कर रहा हूँ। कल 2 दिन पहले इन्होंने नोटिस दिया है अंदर से, जो सीओ साहब है, ये कंटोनमेंट बोर्ड की बिल्डिंग है, इन्होंने नोटिस दी यहाँ से इमीडिएटली शिफ्ट करो, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी रीजंस है। तो हमने इनसे रिक्वेस्ट की, यहाँ पब्लिक को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर आर्मी वाले आए, उन्होंने यहाँ सारे दुकान 2-3 है, इसके साथ इनको भी लॉक लगाया यहाँ भी। फिर हमने रिक्वेस्ट की, आर्मी का जो यहाँ अफसर है उससे रिक्वेस्ट की, हमें 1 हफ्ता मोहलत दो या 2 हफ्ता। उन्होंने कुछ नहीं माना। उन्होंने कहा इमीडिएटली शिफ्ट करो यहाँ से, यहाँ सिक्योरिटी रीजंस है, तो हम यहाँ अलाउ नहीं करेंगे आपको। तो जो आपके क्लाइंट कस्टमर वगैरह थे, कितना रश था और यहाँ बहुत रश है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ तो ये बहुत से ऑफिस हैं, बैंक हैं, स्कूल है, आर्मी का, इवन आर्मी का बहुत रश रहता है। आर्मी का भी बहुत रश है। अंदर कंटोनमेंट है, ये क्या नाम है इनका, चिनार शॉपिंग कम्प्लेक्स है, ये अंदर है, ये और ये कंटेन है। इनको ही ज़्यादा फैसिलिटी थी यहाँ, इनका ही काम ज़्यादा है। 80% लगभग इनका ही काम है। तो अचानक इन्होंने हमारा कुछ नहीं माना। उन्होंने कहा एकदम ये शिफ्ट करो। अब तो हम जनरल पोस्ट ऑफिस शिफ्ट हो रहे हैं। अब तो हमारे अफसरों ने, यहाँ पर अफसर जो हमने कांटेक्ट किया उनके साथ, उन्होंने कहा आप शिफ्ट करो। बटवारा में आज के इस दिन पर लोगों में काफ़ी रोष पाया जाता है और लोगों की नाराज़गी है कि इस बिल्डिंग को यहीं रहना देना चाहिए, क्योंकि सेना, फौज, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और बाकी जो सेंट्रल डिपार्टमेंट में काम करते हैं लोग हैं, उनके ज़्यादा काम इस डाकखाने के साथ मुंसलिक है। फिलहाल इस डाकखाने को मुंसलिक किया गया है पोस्ट मास्टर ऑफिस के साथ, और अब देखना होगा कि रियासती सरकार इस ज़मन में मरकज़ के साथ कौन से इक़दाम उठाती है। फारूक वानी के साथ सैयद तजम्मुल, जी मीडिया, बटवारा, श्रीनगर, कश्मीर। और यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर खजाना हसीब ड्राबो को ओहदे से हटाए जाने के बाद उनका चार्ज संभालने वाले अल्ताफ बुखारी के निजी दफ्तर पर उन्हें मुबारकबाद देने वालों की लाइन लगी रही। उनके मीटिंग हॉल में सैकड़ों की तादाद में लोग जमा हो गए। रियासती वजीर ने भी उनकी मुबारकबाद कबूल की। उन्होंने यकीन दिलाया कि वे पहले की तरह ही आम लोगों के लिए काम करते रहेंगे और नई जिम्मेदारियों को बखूबी संभालेंगे। वहीं तनमर्ग में सकाफी से स्पोर्ट्स प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम में आर्मी की जानिब से तनमर्ग के जीरान के स्कूल में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर खुसूसी मेहमान के तौर पर जीओसी JS रावत मौजूद रहे। इस मौके पर सीओ जीरान आर्मी कैंप अक्षय उहरी, गुलमर्ग MLE मोहम्मद अब्बास वानी के साथ स्कूली तलबा भी मौजूद रहे। इस प्रोग्राम में सकाफी प्रोग्राम के साथ स्पोर्ट्स तकरीब भी की गई। Children of this area get an opportunity to showcase their talent and become an all-rounded personality. And I hope this small step will be continued in future and it will bear good positive fruits in future. This is for their overall development. This will make them educated, not only literate. And I must ridicule the ideology the parents have, because they consider that keeping their children within the four walls of the classroom will make them great personalities. But they have an incorrect notion, because that makes them only literate. That doesn't make them educated. तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था और हम यही भी चाहते हैं कि बच्चे इन प्रोग्रामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। मैं कर्नल ओरी साहब और इनके जो कमांडर साहब हैं ब्रिगेडियर वी साहब, उनका बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आइंदा ऐसे प्रोग्राम भी यहां पे हमारे इलाके में होते रहेंगे। उधर डोडा में सुई गांवड़ी इलाके में एक नाव पलट गई, जिससे उसमें सवार भदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के 7 अफसरान डूबने लगे, जिन्हें रेस्क्यू टीम ने महफूज बचा लिया है। डोडा SP रविंद्र पाल सिंह के मुताबिक BDA के 7 लोगों के साथ एक ट्रेनर की नाव पलट गई, लेकिन सभी लोगों को रेस्क्यू कर बचा लिया गया। ये घटना दोपहर 1 बजे पेश आई। BDA के अफसरान को बचाने के लिए पुलिस और आर्मी के साथ रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और सभी को बचा लिया गया। आपको बता दें कि 7 में से एक खातून भी शामिल थी। लोगों ने इनका कोई एक हफ्ते का यहाँ पे है, माउंटेनिंग बेस पे इंक्लूडेड है। तो इसमें ये लोग 7 लोग थे जो कि इनके स्टाफ के मेंबर थे कुछ और कुछ ट्रेनर्स थे। तो आगे जो स्लोप वो थोड़ा स्टीप हुई थी तो उसमें थोड़ा पलट गई थी। अदरवाइज कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है और सारे के सारे बच गए हैं ये लोग और ऊपर भी आ गए हैं यहाँ पे और एवरीथिंग इज ओके, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है वहाँ। तो वहीं नॉर्थ सर्कल के कंजर्वेटर इरफान रसूल वानी की क़यादत में हंदवाड़ा में प्लांटेशन ड्राइव का इनेकाद किया गया। इस दौरान डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद आयूब पंडित और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दीगर उम्मीदवार भी मौजूद रहे। इरफान वानी ने जानकारी दी कि माहौल में आलूदगी कम करने के लिए पेड़ों का लगाया जाना बहुत जरूरी है। रोज साबुन सब खड़ा हो।